यू आर द मोस्ट वेलकम इन द केस सीरीज। दिस इज द हीट ट्रांसफर वीडियो नंबर 5 और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज थियरी ऑफ द थर्मल रेजिस्टेंस एंड द थर्मल कंडक्टिविटी। इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में उसकी थोड़ी आप कह सकते हो कि बाकी टॉपिक के कंपैरिजन में इंपॉर्टेंस कम है, कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट अगर हम फंडामेंटल एग्जाम की बात करें, वो एग्जाम जिनमें फंडामेंटल बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं जैसे ईएससी हो, बार्क एग्जाम हो या फिर इसरो एग्जाम हो, इस टाइप के एग्जाम में ये इस टॉपिक पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर स्टेट सर्विस का एग्जाम हो, इन सब में ये इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कंटेंट है दैट इज द थर्मल रेजिस्टेंस, टाइप ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, कंडक्शन रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 20-25 मिनट में। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जैसे आपको पता है इसका नाम जैसे है वर्डिंग है रेजिस्टेंस, टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस या प्रोवाइड द ऑब्स्टेकल। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो हमारे हीट फ्लो को ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है बाय व्हिच ऑब्जेक्ट और मटेरियल रेजिस्ट द हीट ट्रांसफर और हीट फ्लो, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो जितने टाइप्स के हीट ट्रांसफर मोड होते हैं उतने ही टाइप्स के थर्मल रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे हीट ट्रांसफर मोड कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो उसी टाइप से कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस होता है, कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टेंस होता है एंड रेडिएशन थर्मल रेजिस्टेंस होता है। अगर इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा हम सबकी बात करें यहाँ पे, तो जैसे आर कंडक्शन की हम बात करें, कंडक्शन आपको पता है जैसे कि मैंने बताया है कंडक्शन कहाँ पे होता है या क्यों होता है। कंडक्शन होता है सॉलिड में, लिक्विड और गैसेस में, बट एज कंपैरिजन टू लिक्विड और गैसेस सॉलिड में कंडक्शन बहुत ज्यादा होता है। और सॉलिड में जो कंडक्शन होता है दैट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन और लैटिस वाइब्रेशन, whereas conduction in the gases and liquid is due to the molecular diffusion. We remember that is the molecular diffusion, not a molecular momentum. मॉलिकुलर मोमेंटम से जो हीट ट्रांसफर होती है दैट इज कम अंडर द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। तो कंडक्शन किस वजह से होता है आपको पता चल गया। कंडक्शन के लिए आपने फोरियर लॉ पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने फोरियर लॉ को डिस्क्राइब किया हुआ है, लेक्चर आप देख सकते हो। Q इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स और एल वाट एवर दैट। माइनस साइन का मीनिंग है कि जो हमारा हीट फ्लो होती है वो टेम्परेचर जिस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा होता है उस डायरेक्शन में फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो पॉजिटिव हीट ट्रांसफर के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट इज डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई के एंड ए। इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में लिखें तो मोस्ट जनरल फॉर्म सपोज T1 माइनस T2 हो गया। इफ T1 इज ग्रेटर देन T2 तो T1 बाई T2 L, सपोज थिकनेस L है एंड डिवाइडेड बाई के ए है। तो अगर इसकी हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी करें तो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में आप करंट को क्या लिखते हो, I इक्वल टू लिखते हो V बाई R। तो यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन को T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L बाई के, तो L बाई के है वो कहाँ पे है, किसके प्लेस पे है, रेजिस्टेंस के प्लेस पे है। जैसे यहाँ पे जो R होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो R है, यहाँ पे जो R है उसको हम कहते हैं R थर्मल, दैट इज इक्वल टू L बाई के, दैट इज इक्वल टू L बाई के। तो R थर्मल आपको पता चल गया, दिस इज फॉर द कंडक्शन। इसी तरीके से कन्वेक्शन में भी होता है। अगर हम कन्वेक्शन की बात करें, हीट ट्रांसफर टू कन्वेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज एच ए डेल्टा टी। और जहाँ पे भी ये क्वेश्चन आता है मैं आपको बार बार बताता हूँ कि यहाँ पे जो ये है दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया और हियर ए इज द सरफेस एरिया, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट। अब क्या होता है, अगर इसको हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी करें, इसको इक्वेशन की इलेक्ट्रिकल एनालॉजी करें तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एच ए। तो यहाँ पे आपको आर थर्मल कन्वेक्शन की जगह पे क्या दिख रहा है, आर थर्मल कन्वेक्शन की जगह पे आपको दिख रहा होगा 1 अपॉन एच ए। तो दिस इज द कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टेंस। अगर इसी तरीके से आप रेडिएशन की बात कर लो तो रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर होता है बोल्ट्जमैन स्टेफन लॉ से हम लिखते हैं, और जो हीट एक्सचेंज होती है
वो तो रेडिएशन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बताता है, किसी बॉडी से कितना रेडिएशन हो रहा होगा अगर उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है। तो हीट एक्सचेंज, दो बॉडी की हम बात करें तो हीट एक्सचेंज अलग होता है उससे फॉर्मूला, दैट इज सिग्मा ए। कोई बॉडी कितना हीट रेडिएट कर रही है उसका व्यू फैक्टर क्या है जिस बॉडी से वो हीट एक्सचेंज कर रही है, एंड दैट इज द T1 to the power 4, T2 to the power 4। सपोज यहाँ पे दो बॉडी हैं और इन दोनों में कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है अगर इनका टेम्परेचर T1 और T2 है तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि इस बॉडी का फर्स्ट बॉडी का सेकेंड बॉडी के रिस्पेक्ट में व्यू फैक्टर क्या है, कितनी निकली हुई यहाँ से रेडिएशन सेकेंड बॉडी के पास जा रही है, क्योंकि सारी रेडिएशन तो सेकेंड बॉडी पे जाएंगे नहीं, चारों तरफ से रेडिएशन होगा हेमिस्फेरिकल डायरेक्शन में, स्फेरिकल डायरेक्शन में रेडिएशन होगा, तो सारी रेडिएशन इधर नहीं जाएंगी, तो जितना इनका व्यू फैक्टर होगा उसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये ब्लैक बॉडी के लिए मैंने लिखा है, अगर रियल बॉडी के लिखोगे आप तो एप्सिलॉन का इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर द ब्लैक बॉडी एप्सिलॉन इज 1। अगर इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करें तो दैट इज Q1 to 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा, और ये दैट इज T1 to the power 4 माइनस T2 to the power 4 होल के डिवाइडेड बाई 1 अपान A1 F12। वेरी सिंपल। तो अगर हम रेजिस्टेंस इसको हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, इसकी हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी करें तो हमें मिलेगा दैट इज 1 डिवाइडेड बाई A1 F12। दिस इज द रेडिएशन रेजिस्टेंस। तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस की तो हम थोड़ा बहुत बात करते रहेंगे हमारे कंडक्शन वाले टॉपिक में भी, बट रेडिएशन जो रेजिस्टेंस होता है दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। तो इसको हम सेपरेटली जब रेडिएशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आए होंगे। अभी हम ज़्यादा डिटेल में कंडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, इसका कनेक्शन को डिस्कस करेंगे, पैरेलल सीरीज कनेक्शन क्या होती है और कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं कंडक्शन में अगर वो कनेक्शन पैरेलल हो या फिर सीरीज हो। तो चलिए मूव करते हैं, अब कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस का केस डेवलप करते हैं स्लैब, सिलेंडर और स्फीयर के केस में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्लैब का। तो स्लैब का जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई स्लैब है इस टाइप का, सपोज ये हमारे पास एक स्लैब है, इस स्लैब से कुछ हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये हमारा स्लैब है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एरिया का सिलेक्शन हीट ट्रांसफर में। तो जो हीट ट्रांसफर सपोज इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रही है, सपोज ये क्यू है तो ये क्यू है, तो इस क्रॉस सेक्शन से हो रही है तो इसी क्रॉस सेक्शन को हमको लेना है। अगर इसकी थिकनेस आपको L दिया गया है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई के। अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K है तो ये तो हो गया। एरिया जो है बेसिकली एरिया इज दिस वन, सपोज ये लेंथ अगर हम B ले लेते हैं और ये D ले लेते हैं तो एरिया की जगह पे B इंटू D होगा। आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके B इंटू L ले लेते हैं, दिस इज द एरिया। नो, एरिया इन द कंडक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कभी भूलना नहीं है, अगर भूलोगे तो आप गलती करोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन, जो हमारी हीट होती है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसी के हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है या फिर सीरीज में है। तो चलिए, ये तो आपको पता है। थोड़ा सा चेंज होता है ये केस हमारा अगर हम बात करते हैं सिलेंडर का या फिर स्फीयर का। तो आप समझ लेते हैं कि सिलेंडर के केस में क्या होगा और स्फीयर के केस में क्या होगा। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट है, वायर है, पाइप है, जो भी आप ले सकते हो ले लो, दैट इज नॉट अ बिग डील। बस आपको इनकी इनर और आउटर रेडियस जानना है। तो इनकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस, सपोज ये इनर रेडियस है R1 और ये हमारी आउटर रेडियस है R2। ओके, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है सपोज रेडियल डायरेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आगे हम बात करेंगे रेडियल और लॉन्गिट्यूडनल या फिर अलोंग द लेंथ डायरेक्शन की। अभी जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है। सपोज इसमें कोई हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है और इस डायरेक्शन में इन्वायरमेंट को हीट ट्रांसफर हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला या फिर थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा सिलेंडर के केस में। तो जैसे आप फोरियर लॉ लगाते हुए हो वैसे ही फोरियर लॉ यहाँ पे भी लगाना है। Q इक्वल टू क्या होता है, दैट इज माइनस के ए
डेल्टा टी या डी टी डिवाइडेड बाई डी आर, क्योंकि डायरेक्शन जो हमारा है वो आर है तो हमने इसको डी आर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है माइनस के, अगर हम एरिया लिखते हैं तो कौन से एरिया से हीट ट्रांसफर हो रहा है, देखो फिर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हीट ट्रांसफर में एरिया होती है वो हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में होती है, या फिर मैंने कहा था कंडक्शन में वो क्रॉस सेक्शन एरिया होती है। तो आप फट से यहाँ पे ये वाली एरिया नहीं ले लोगे कि सर बताए हैं ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया होती है तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। मैंने दो क्राइटेरिया बताया, क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, नॉर्मल एरिया आपको कंसीडर करनी है। तो रेडियल डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो ये वाली एरिया होगी। तो एरिया हम लिखेंगे दैट इज 2 पाई आर एल। अगर इसकी लेंथ हमें जूम कर लेते हैं कि इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो एल है, तो पूरी लेंथ से हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। 2 पाई आर इसका पेरीमीटर हो गया, एल का मल्टीप्लाई कर दे इसकी कर्व्ड एरिया हो गई, तो दैट इज डेल्टा टी बाई डेल्टा आर, दिस इज क्यू। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगाना है। अब वेरिएबल सेपरेबल लगाने के लिए लगाना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के लिए आपको लिमिट्स चाहिए, डिफिनिट इंटीग्रल करना है आपको। तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इसके इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो T1 है, मतलब ये जो वॉल का टेम्परेचर होगा वो भी T1 होगा। तो एट रेडियस R1 टेम्परेचर इज T2, एट रेडियस R2 टेम्परेचर इज एट रेडियस R1 टेम्परेचर इज T1, एट रेडियस R2 टेम्परेचर इज T2, एंड if heat transfer in the radial direction that's mean T1 is greater than T2, वेरी सिंपल। तो अब यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले डेल्टा आर को इस साइड ले आते हैं, तो दिस इज क्यू मल्टीप्लाई डी आर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू माइनस 2 पाई के एल डेल्टा टी। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। रेडियस जब R1 था तो हमारा टेम्परेचर क्या था, T1 था। जब हमारी रेडियस R2 हो गई तो टेम्परेचर क्या हो गया इसका, T2 हो गया, वेरी सिंपल। तो यहाँ से अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ln R2 बाई R1, बहुत ही सिंपल, माइनस 2 पाई के एल, दिस इज T2 माइनस T1, माइनस साइन इनसाइड कर लो अब, 2 पाई के एल, दिस इज T1 माइनस T2, नेवरदलेस, ओके। तो यहाँ से आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 2 पाई के एल T1 माइनस T2 होल के डिवाइडेड बाई ln R2 बाई R1, ओके। यहाँ से अगर आप इसकी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी करते हो तो आप कुछ इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज T1 माइनस T2 होल के डिवाइडेड बाई दिस इज ln R2 बाई R1 होल के डिवाइडेड बाई 2 पाई के एल, ठीक है। तो अभी रेजिस्टेंस की जगह पे आपको ये पूरी क्वांटिटी दिख रही होगी। तो आर थर्मल की अगर आपको वैल्यू लिखनी है फॉर द सिलिंड्रिकल केस, तो आर थर्मल इक्वल टू होगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, दैट इज R1 डिवाइडेड बाई R2 होल के डिवाइडेड बाई 2 पाई के एल या स्मॉल एल, व्हाट एवर जो भी आपने लिया। तो दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ द सिलेंडर। ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हो किसके केस में, स्फेयर के केस में। स्फेयर के केस में भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने स्लैब का बता दिया आपको, सिलेंडर का बता दिया, 2 मिनट लगेगा आपको स्फेयर का भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन जो होगा हमारा माइनस के ए, वंस अगेन द सेम फोरियर इक्वेशन, दैट इज डेल्टा टी बाई डेल्टा आर या डी टी बाई डी आर, वॉट एवर दैट। यहाँ पे जो एरिया होगी बच्चों, एरिया में ही चेंज होता है। एरिया इक्वल टू होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इफ रेडियस इज आर, तो दिस इज क्यू इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा टी बाई डेल आर। वंस अगेन वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो ये टी इधर आ जाए, डेल्टा आर इधर आ जाएगा, तो दिस इज डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई के, दिस इज डेल्टा टी, ओके, वेरी सिंपल। अब क्या करते हैं, हम अगेन लिमिट लगा देते हैं। जब आर रेडियस R1 था, किसी भी स्फेयर के केस में, स्फेयर ले लो आप ऐसे, ठीक है। तो जो इनर टेम्परेचर है, जब रेडियस R1 इनर टेम्परेचर, T1 है आउटर टेम्परेचर T2 है, और हीट फ्लो क्या हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो रेडियली आउटवर्ड हो रहा है, तो दिस इज T1
and if R equal to R2 तो this is T2 my dear friend। आउटवर्ड है ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे इसकी तो ये हो जाएगा -1/1/R2 का स्क्वायर, दिस इज R2 का स्क्वायर माइनस 1/R1 का स्क्वायर, वेरी सिंपल, दिस इज 1/R1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -4πk, दिस इज इक्वल टू -4πk इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। इसको सॉल्व करोगे तो आपको Q की वैल्यू मिलेगी, दैट इज Q इज इक्वल टू 4πk इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 होल के डिवाइडेड बाई दैट इज R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, वेरी सिंपल। अब आप इसको प्रैक्टिस करो तो आपको दिख रहा होगा R थर्मल की जगह पे क्या है, 4K1 K2 को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आओ तो आपको मिल जाएगा R थर्मल इक्वल टू R2 माइनस R1, दिस इज R1 डिवाइडेड बाई 4πk R1 R2, वेरी सिंपल। तो ये R थर्मल मिल गया आपको इन द केस ऑफ स्फीयर। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि ये फॉर्मूले फ्रीक्वेंटली आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे, चाहे वो हमारे सिलेंडर का हो, स्फीयर का हो या फिर स्लैब का हो, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम अब इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और थर्मल कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, या इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। थर्मल रेजिस्टेंस पे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस पे। तो अब हम बात कर रहे हैं सीरीज कनेक्शन की। तो सीरीज कनेक्शन के लिए थोड़ा सा फील करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्लैब ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज ये हमारे पास एक स्लैब है जिससे हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्लैब है। स्लैब में पार्टीशन डाल देते हैं हम, एक पोर्शन कट करके निकाल देते हैं या फिर इसको दूसरे मटेरियल का बनाते हैं, दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास दो स्लैब हैं। इन स्लैब की लेंथ हम ले लेते हैं, आप अलग अलग भी ले सकते हो लेंथ, 2 स्लैब की जगह पे 4 स्लैब 10 n स्लैब ले सकते हो, दैट इज नॉट अ मैटर। लेंथ अलग अलग हो सकती है, इक्वल हो सकती है, ये सब मैं इक्वल लेंथ या इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया इसलिए हम लोग ले रहे हैं ताकि हमारा जो इक्वेशन आएगा वो काफी सिंप्लीफाई आएगा। तो दिस इज सपोज L है, ये भी लेंथ है L है, आप चाहो तो अलग अलग भी लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सपोज ये जो हमारा सरफेस है इसका टेम्परेचर T1 है और इस सरफेस का टेम्परेचर T2 है, और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, दैट्स मीन कि हीट इज फ्लो इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में हीट आउट होगी। अब अगर इसके हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है समझना क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में, बहुत बार आपको उस के रिलेटेड कंफ्यूजन होता है। तो ये हमारी क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों, जहां से हीट ट्रांसफर होगी। कितनी बार मैंने बताया है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया होती है दैट इज बेसिकली नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो दिस इज द नॉर्मल एरिया, दिस इज द नॉर्मल एरिया, दिस इज द एरिया यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है। अगर इस साइड के एरिया को आप विजुलाइज करना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा, इस लाइन को आप नीचे ले आओ यहाँ तक और इसको इसके साथ मिला दो एंड लेट दिस इज द सरफेस एरिया वेयर हीट ट्रांसफर इज टेक प्लेस, ठीक है। तो यहाँ से हीट इन होगी और इस सरफेस से हीट आउट होगी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब चूंकि ये मटेरियल का बना हुआ है तो ये कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो ये सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये अलग मटेरियल है तो ये कुछ अलग रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। लेट अज्यूम दैट कि दिस इज R1 एंड दिस इज R2 बच्चों, ये R1 है, ये R2 है, दोनों अलग अलग रेजिस्टेंस है। R1 R2 की वैल्यू क्या होगी आपको पता है। R1 की वैल्यू मैं लिख देता हूं, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L डिवाइडेड बाई K1 A1। अलग हो सकता है A1, बट यहाँ पे एरिया सेम है तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम लास्ट में सिमिलर कर लेंगे। L2 L1 भी अलग हो सकता है बट हमने सेम लिया है। दिस इज K2, दिस इज A2, वॉट एवर दैट। एरिया A1 A2 सेम है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। A1 इक्वल टू A2 इन दिस पर्टिकुलर केस, अलग भी हो सकता है, बी रिमेंबर। तो फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, समझना है। एरिया अलग भी हो सकती है, सिमिलर भी हो सकती है। चलिए अब अगर मैं हीट ट्रांसफर की बात करूं तो Q इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू होगा सिंपली डेल्टा T, तो माइनस के इक्विवेलेंट में लिखूं। अगर टोटल हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूं तो माइनस के इक्विवेलेंट लिख सकता हूं मैं, दैट इज A इक्विवेलेंट मतलब टोटल एरिया डेल्टा T डिवाइडेड बाई
एल इक्विवेलेंट सब, या तो सिंपली मैं इसको लिखूं, इतना सब ड्रामा करने से अच्छा है कि मैं लिखूं डेल्टा टी बाई आर थर्मल इक्विवेलेंट, वेरी सिंपल। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आर थर्मल मैंने लिख दिया। अकॉर्डिंग टू द फोरियर लॉ, जो हीट करंट इसमें पास हो रही है, इफ दिस इज द केस ऑफ स्टडी स्टेट, वही हीट करंट इसमें पास होगी, और हम स्टडी स्टेट केस में ही एनालिसिस करते हैं, अदरवाइज हमारी केस क्या हो जाएगी, लम्प्ड एनालिसिस हो जाएगी। तो लम्प्ड पैरामीटर की एनालिसिस जो होता है अनस्टडी केस हीट फ्लो में हम करते हैं। यहाँ पे हम जो भी केस कर रहे हैं सब इन अंडर द स्टडी स्टेट केस, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं Q की, इस स्लैब से Q कितना पास होगा, तो इस स्लैब से Q की अगर बात करूं तो Q इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं कि जो हमारा इंटरफेस टेम्परेचर है सपोज T है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज T1 माइनस T डिवाइडेड बाई R1, या फिर इसको हम थोड़ा सा लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, Q R1 इज इक्वल टू T माइनस T1। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, वेरी सिंपल ना। अब हम Q बात करते हैं इसमें जो पास हो रहा है, Q हालांकि सेम है बट अलग अलग जब वो स्लैब से जाएगा तो वहां पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो अलग होगा, वहां पे जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो अलग होगा। तो दिस इज T माइनस T2 डिवाइडेड बाई R2 डिवाइडेड बाई R2, ओके। यहां से अगर मैं वैल्यू लिखूं तो ये हो जाएगा QR2 इज इक्वल टू QR2 इज इक्वल टू T माइनस T2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। हमको करना क्या है, हमको इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है। अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो, इन दोनों इक्वेशन को, सॉरी इन दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ से Q कॉमन हो जाएगा, तो दिस इज Q इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, वेरी सिंपल, इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये एग्जैक्टली ये T1 है, ओके। तो ये T1 है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी T1 माइनस T2, वेरी सिंपल। अगर यहाँ से आप Q की वैल्यू लिखना चाहते हो तो Q इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस T2 होल के डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4 बच्चों। इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 1 से अगर कंपेयर करें तो ये भी Q है, ये भी Q है। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है, वंस अगेन टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, दैट इज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस भी T1 माइनस T2 है। अगर पूरे को एक यूनिट लेंगे तो सरफेस टेम्परेचर ही लेंगे टेम्परेचर डिफरेंस में, तो सरफेस टेम्परेचर T1 माइनस T2 है, और पूरे यूनिट का जो R है रेजिस्टेंस, उसको हमने R इक्विवेलेंट लिख दिया। तो यहाँ पे आप देखो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 में, तो R जो इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट की जगह पे आपको दिख रहा है R1 प्लस R2। तो दैट्स मीन कि अगर सीरीज कनेक्शन में कहीं पे रेजिस्टेंस है तो उसको सिंपली हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब हम बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अगर कोई कनेक्शन हमारा सीरीज में है और आपसे पूछे कि इफेक्टिव कंडक्टिविटी बताओ या फिर जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है वो बताओ, तो वो आप कैसे बताओगे, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, वेरी सिंपल। अगर R इक्विवेलेंट का वैल्यू लिखना चाहो आप तो क्या लिखोगे, L डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट इंटू A इक्विवेलेंट, वेरी सिंपल। तो चलो मैं लिख देता हूं, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये मैंने लिख दिया L इक्विवेलेंट, क्योंकि ये चेंज हो सकता है, K इक्विवेलेंट भी चेंज हो सकता है, एरिया वही रहेगी। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया इस पूरे यूनिट के लिए भी वही है, एक स्लैब के लिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दूसरे स्लैब के लिए भी वही है। पूरे यूनिट की क्रॉस सेक्शन एरिया इंडिविजुअल स्लैब के क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर है, जिससे हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं L1, दिस इज K1 फर्स्ट मटेरियल के लिए, फर्स्ट स्लैब के लिए K1, और A1 लिखते हैं, सॉरी A लिखते हैं क्योंकि A वही वैल्यू है, ठीक है, A1 A सब सिमिलर है। तो दिस इज L डिवाइडेड बाई K2A, वेरी सिंपल, A से A कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे L इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, L इक्विवेलेंट का मतलब इस पूरे यूनिट को हमने एक इंटीग्रल पार्ट लिया है, तो ये L है, ये L है। टोटल लेंथ अगर हम बात करें जिससे हीट फ्लो हो रहा है, जब इक्विवेलेंट की हम बात करते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो दिस इज द K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट L डिवाइडेड बाई K1 प्लस L डिवाइडेड बाई K2, वेरी सिंपल। यहाँ से बच्चों इसको आप यहाँ से L L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 K1 K2 होल के डिवाइडेड बाई K1 प्लस
K2, वेरी सिंपल। तो ये आपको याद रखना है। ये कैसा अरेंजमेंट हुआ है, ये पैरेलल टाइप का हुआ है। यहाँ पे ये सीरीज में डायरेक्ट था, ये आप देख रहे हो जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम पैरेलली ऐड करते हैं वैसे ऐड कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये 2 एडिशनल है, ठीक है। तो आप याद रखोगे इसको कैसे करना है। अगर आपको रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस निकालने आता है, तो वहाँ पे सिंपली वैल्यू सेटिस्फाई कर मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है बच्चों को, ये जो L या फिर A इक्विवेलेंट की वैल्यू आप जब रखते हो तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आप सीधा L लिख देते हो और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हो। आपको ध्यान देना है कि हम किसको यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, तो उस पूरे यूनिट का जो L है वो हमको कंसीडर करना पड़ता है। अब ये जो हमारा नेक्स्ट केस है, इसमें हम पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे। पैरेलल कनेक्शन में थर्मल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम देखते हैं। या फिर पैरेलल कनेक्शन किसे हम मानेंगे, जिसे सपोज करो जैसा कि आपने स्लैब लिया था वैसा ही आपके पास स्लैब है। यहाँ पे एक हमारे पास स्लैब है, इस स्लैब में डिवीजन है, यहाँ पे हम एक डिवीजन बना देते हैं इस स्लैब में। तो दिस इज द डिवीजन ऑफ स्लैब। तो हमारे पास 2 स्लैब हो गए। अब इसकी एरिया A1 है, इसकी सॉरी कंडक्टिविटी A1 है, एरिया कंडक्टिविटी K1 है, एरिया A1 है, कंडक्टिविटी K2 है, एरिया A2 है। एरिया सिमिलर भी हो सकती है, वंस अगेन बार बार मैं वही चीजें कह रहा हूँ आपको। अब आप देखो, अगर इसका जो टर्मिनल टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर, सपोज दिस टेम्परेचर इज T2 एंड दिस टेम्परेचर इज T1 जैसा कि हमने लिया था, और यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है दोनों स्लैब में। तो देखो जो हीट ट्रांसफर की वैल्यू होगी बच्चों, यहाँ पे अलग अलग होगी, क्योंकि हर मटेरियल का हीट ट्रांसफर करने की एबिलिटी अलग होगी। उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, उसके के पे डिपेंड करेगा। हाँ एब्सोल्युटली जो लेंथ है, लेंथ जो हमने कंसीडर किया दोनों के लिए सेम किया है, तो लेंथ मैटर नहीं करेगी। बट एरिया और कंडक्टिविटी अगर इन दोनों का अलग अलग हुआ, दोनों में से कोई एक अलग हुआ या दोनों अलग हुआ, तो जो कैपेसिटी है हीट कैरी करने की, हीट फ्लो करने की, हीट ट्रांसफर जो रेट है वो चेंज हो जाएगा। तो सपोज फर्स्ट जो हमारा मटेरियल है वो K1 अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करता है, सेकेंड मटेरियल K2 अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करता है। अगर हम इन दोनों का इक्विवेलेंट की बात करें, इक्विवेलेंट मतलब टोटल हीट कितना ट्रांसफर हुआ, तो टोटल हीट कितना ट्रांसफर होगी, सपोज Q हो गई, और Q इक्वल टू क्या होगा, पहला मटेरियल जितना किया प्लस दूसरा मटेरियल जितना किया, यही तो होगा Q इक्विवेलेंट। अच्छा, किसी कनेक्शन को कैसे हम देखेंगे वो पैरेलल में है कि सीरीज में। देखो अगर हम यहाँ इस वाले लाइन को कंसीडर करें जो हमने पहले किया था, तो इसमें मटेरियल, दोनों मटेरियल में सेम थर्मल करंट फ्लो कर रही है। सेम थर्मल करंट मतलब हीट जो है, जो हीट इसमें जा रही है, जितना अमाउंट ऑफ हीट उतना ही अमाउंट ऑफ हीट इस मटेरियल से भी फ्लो कर रही होती है। बट ऐसा हमारा पैरेलल कनेक्शन में नहीं है। पैरेलल कनेक्शन में अलग अलग अमाउंट में हीट फ्लो कर रही है, बट एक चीज सेम है, इन दोनों प्लेट्स का, स्लैब का जो टर्मिनल टेम्परेचर है बच्चों, वो टर्मिनल टेम्परेचर सेम है। अगर सेम टर्मिनल टेम्परेचर पे अलग अलग स्लैब में अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स मीन दैट कनेक्शन इज द पैरेलल कनेक्शन। इतना आपको समझ में आ गया। अगर बच्चों मैं यहाँ पे Q इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, तो Q इक्विवेलेंट वंस अगेन क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, T1 माइनस T2, और हमने पूरे इसका पूरे जो हमारा यूनिट है उसका रेजिस्टेंस ले लिया R इक्विवेलेंट। अब हम इंडिविजुअल का हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करते हैं, या फिर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। Q की वैल्यू आपको पता है, इक्विवेलेंट हीट ट्रांसफर कितना है, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। अगर मैं Q1 की वैल्यू लिखूं तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2। टेम्परेचर तो सेम ही है, टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम है, तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस T1 माइनस T2। सेकेंड प्लेट के लिए भी टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम है, बट रेजिस्टेंस अलग है, तो यहाँ से T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। वेरी सिंपल। अगर यहाँ से आप लिखना चाहो R इक्विवेलेंट इन द केस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन, तो दैट इज इक्वल टू R1 R2 होल के डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो वेरी सिंपल, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन। ये आपको वैल्यू मिल गई। अब आप थर्मल कंडक्टिविटी की अगर वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो, तो इस इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई रहेगा। तो दिस इज 1 अपान कितना बच्चों, R इक्विवेलेंट है,
इज इक्वल टू 1/r1 है प्लस 1/r2 है। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो दिस इज 1। लेंथ बच्चों देखो, लेंथ जो है सबके लिए सेम है। अब हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो लेंथ वही लेंगे, दिस इज l डिवाइडेड बाई के हम इक्विवेलेंट ले लेते हैं, दिस इज के इक्विवेलेंट। एरिया इक्विवेलेंट हम लेते हैं बच्चों यहाँ पे, क्योंकि एरिया भी अलग होगी टोटल, तो दिस इज द एरिया इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 1 होल के डिवाइडेड बाई एल तो सिमिलर रहने वाला है, दिस इज k1। a1 ले लेते हैं फर्स्ट वन का एरिया प्लस 1 डिवाइडेड बाई एल, दिस इज k2 a2। बच्चों एल सेम है सब में तो एल कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं वेरी सिंपल, दैट इज k इक्विवेलेंट a इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दैट इज k1 a1 प्लस k2 a2। अगर मैं ये कह दूं बच्चों कि जो एरिया है हमारा a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू लेट्स a है, दोनों सेम है और वैल्यू उनकी a है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं k इक्विवेलेंट, ये a इक्विवेलेंट मतलब क्या है a1 प्लस a2 है, तो हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2 इन ब्रैकेट k1 a1 प्लस k2 a2, वेरी सिंपल। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, तो k इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई 2k नहीं 2a, और यहाँ से आपका a कॉमन हो जाएगा, तो दिस इज k1 प्लस k2, वेरी सिंपल, k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको k इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई, दैट इज k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द k इक्विवेलेंट इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, दिस इज द r इक्विवेलेंट इन द केस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन। तो आपने k फाइंड आउट कर लिया, आपने r फाइंड आउट कर लिया। एक चीज और है, अगर इन जनरल में बात करूं, यहाँ पे तो हमने 2 प्लेट ली है, सपोज यहाँ पे n नंबर ऑफ प्लेट है, तो उसका आप कैसे लिखोगे, वैसे ही k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डॉट डैश डैश। यहाँ पे 2 प्लेट थी तो ये 2 था, n प्लेट है तो ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ऐसे ही सीरीज केस का भी आप लिख सकते हो। सीरीज केस में जो ये वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है 2, वो 2 प्लेट के लिए है, अगर वो n प्लेट है तो वहां पे क्या हो जाएगा n हो जाएगा। यहाँ पे k1 k2 k3 k4 k5 kn हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा k1 k2 k3 k4 k5 kn हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लेट जितना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको एक जनरल फॉर्मूला मिल गया, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यू विल गेट द आंसर। बट बेसिकली आपको 2 ही प्लेट का पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ प्लेट का ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन उनको टेस्ट करना है, आपको उनका बस फंडामेंटल टेस्ट करना है। आपका फंडामेंटल क्लियर है तो 2 प्लेट हो या 10 प्लेट हो या फिर इनफाइनाइट नंबर प्लेट हो, दैट इज नॉट अ बिग डील, आप इजिली उसको कर सकते हो। और जाते जाते एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हमने सीरीज कनेक्शन सीख लिया, पैरेलल कनेक्शन सीख लिया, बट यही सीरीज और पैरेलल कनेक्शन जब सिलेंडर के केस में आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। सपोज करो ये सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, इसकी कुछ आउटर रेडियस है, इसकी कुछ इनर रेडियस है, वॉट एवर दैट। तो ये आपके पास एक सिलेंडर है बच्चों, ठीक है। तो सपोज ये इसकी इनर रेडियस है, ये इसकी आउटर रेडियस है, ओके। अब कभी कभी आपके सिलेंडर में तो क्वेश्चन रेडियल डायरेक्शन में पूछता है, अगर यही क्वेश्चन कभी आपको अलोंग द लेंथ पूछ दिया, जैसे अगर अभी हमने आगे डेरिवेशन किया था कि अगर हमारा हीट ट्रांसफर अलोंग द रेडियस हो, सॉरी रेडियल डायरेक्शन में हो, तो रेडियल डायरेक्शन में अगर हीट ट्रांसफर होगा तो ये रेजिस्टेंस एक दूसरे में सीरीज कनेक्शन में होंगे, क्योंकि सब में सेम थर्मल करंट फ्लो करेगी। और सपोज कर लो दूसरा केस कि अगर हमारा यहाँ का टर्मिनल टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टर्मिनल टेम्परेचर T2 है, और हमारी जो हीट है दैट इज फ्लो अलोंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के लेंथ के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उस समय कैसे हम लेंगे। देखो अभी जो डायरेक्शन है हीट फ्लो का वो चेंज हो गया, और हमारा जो टर्मिनल टेम्परेचर है वो दोनों लेयर के, इस लेयर के लिए और इस ये जो मटेरियल की लेयर है उसके लिए सेम मेंटेन्ड है, तो ये पैरेलल कनेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर अलग अलग हीट फ्लो करे, अब इसके वॉल से इसके क्रॉस सेक्शन से अलग अलग हीट फ्लो करेगी, वो डिपेंड करेगा कि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है मटेरियल्स की, तो उस केस में ये पैरेलल कनेक्शन होगा। बट मोस्ट फिजिकल जो एप्लीकेशन होता है सब में रेडियल डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है या फिर अलोंग द लेंथ है वहां पे हीट ट्रांसफर नहीं होता है, बट एग्जाम में कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं। दूसरा क्या चेंज होगा, अगर ये पैरेलल कनेक्शन हुआ तो जैसा कि
इस वाले रेडियल डायरेक्शन के लिए हम एरिया लेते थे, सरफेस एरिया, जैसे 2 पाई आर एल लेते थे, क्योंकि पूरे एरिया से हीट ट्रांसफर हो रहा होता था। तो पैरेलल जो केस होगा उसमें जो हम एरिया लेंगे वो 2 पाई आर एल न लेके क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर लेंगे, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अब हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या अब यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं होगा। सपोज कर लीजिए कोई आइडियल कंडीशन, हमने इतना अच्छा इंसुलेशन लगा दिया यहाँ पे कि यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है आउटर डायरेक्शन में, और इसको हम गर्म कर रहे हैं, इस इंड को इंसुलेट नहीं किया और इस इंड को इंसुलेट नहीं किया, तो अब इस इंड को गर्म करेंगे तो हीट ट्रांसफर इस डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप फर्स्ट बार इस चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला हो। बिछड़ के वक्त का गिरे बा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का।